नमस्कार। मोदी राज में अर्थव्यवस्था को जांचने परखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये आज 7वीं कड़ी है इस श्रृंखला की और इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार की कर नीति ने किस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, किस तरह के टैक्सेस उसने किन पर लगाए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक पैटर्न है जिसमें वो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग पर दबाव डाल रहे हैं, उनसे से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और कारपोरेट्स को रियायत पर रियायत दिए चले जा रहे हैं। आपको पता ही है कि 2018 के अक्टूबर-नवंबर में 10% की एक मुश्त रियायत कारपोरेट टैक्स में दी गई थी और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि पूरे बजट पर, हमारे पूरे रेवेन्यू जनरेशन पर क्या असर पड़ा होगा और उसकी वजह से जो पैसा आम लोगों के लिए खर्च किया जाना था, उस पर नहीं किया जा सका होगा। ये भी ध्यान रहे कि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो ड्यूटी है, उनमें किस तरह से बढ़ोतरी की गई है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 खरब रुपए सरकार ने आम लोगों से केवल इसी मद से उगाहे हैं। तो आम लोगों पर, मध्यम वर्ग पर दबाव पड़ रहा है और कारपोरेट को तमाम तरह की रियायतें दी जा रही हैं। ये एक मोटे तौर पर टैक्स की जो नीति है, उससे बात उभर कर आती है, लेकिन इससे हमें और गहरे झांकना पड़ेगा और इसीलिए हम जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ। वो हमें बताएंगे कि ये जो टैक्स नीति जिस तरह की चल रही है, वो किस तरह की और कोरोना काल में किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है। आपका स्वागत है प्रोफेसर अरुण कुमार। तो सबसे पहले तो ये कि मोटे तौर पर जो मोदी सरकार की अर्थनीति है, उसमें टैक्सों की जो भूमिका है वो किस तरह की, उसका चरित्र क्या है, वो किस तरफ झुका हुआ है, किन पर ज्यादा दबाव डाल रहा है, किनको लाभ पहुंचा रहा है, जिनको लाभ पहुंचाने की जरूरत है उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो टैक्स होता है ये किस किस प्रकार का होता है और किस किस के ऊपर उसका भार बोझ पड़ता है। तो 2 तरह के टैक्स होते हैं, जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, या इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो टैक्स तो आम आदमी ही देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स आपकी आमदनी पे सीधे सीधे पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके जो आमदनी आएगी उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अप्रत्यक्ष कर है, वो जब आप चीजें खरीदेंगे, आप जैसे कि रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, तो उस पर जो टैक्स हुआ, आपने कपड़ा लत्ता खरीदा, जूते खरीदे, उस पर जो टैक्स हुआ, तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अप्रत्यक्ष कर तो अभी मोदी रिजीम में वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो बहुत तरह के होते थे, सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, बाकी और चीजें होते थे। तो ये कहा गया कि हाँ, 17 जो तरह तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह थे, उनको हमने एक टैक्स में, जीएसटी में जोड़ दिया है। लेकिन मैं जीएसटी में बाद में आऊंगा। पर अभी ये है कि हमारे जो प्रत्यक्ष कर हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो टोटल जीडीपी का करीब 5.5 से 6% लेते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो 11%, 11.5% आता है। तो यानी कि जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स हर एक व्यक्ति पे पड़ता है, क्योंकि जो भी आप सामान खरीदेंगे उस पे पड़ेगा और बहुत सारी चीजों पे जिस पे नहीं भी जीएसटी है, जिस पे नहीं भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, उस पे भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, बाकी और चीजें, उसकी वजह से उस पे भी भार पड़ता है, जो हमने पिछले बार भी बात की थी। तो यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो सब लोग देते हैं, प्रत्यक्ष कर थोड़े ही लोग देते हैं। तो जो प्रत्यक्ष कर है, जैसे कि हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है ना, इसमें करीब 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोग उसमें टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स का। और जो बिजनेस वाले हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, वो कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं। तो जो कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में करीब 19 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो 19 लाख जो है वो किसी न किसी तरह का बिजनेस का टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं या और तरह का। और जो आम आदमी है, जो मध्य वर्ग और ऊपर के हैं, वो देते हैं, ये जो 80 मिलियन लोग हैं उनमें वो फाइल करते हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले अगस्त में कहा था कि सिर्फ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, यानी बाकी लोग जो हैं वो या तो टैक्स रेट के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कंसेशंस हैं, डिडक्शंस हैं। तो हमारा जो बेस है वो बहुत नैरो है, यानी कि 1.2% लोग इफेक्टिव प्रत्यक्ष कर देते हैं और 100% लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं।
कि जो भार है वो आम आदमी पे पड़ रहा है टैक्सों का, और जो हमारा वेल ऑफ सेक्शन है जिसकी आमदनी अच्छी खासी है वो बहुत कम संख्या में दे रहे हैं। फिर काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से और बहुत सारे लोग निकल जाते हैं टैक्स के नेट के बाहर। तो इसीलिए हमारा जो डायरेक्ट टैक्स बेस है वो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, मतलब और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में भी बहुत कम है। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में 9, 10, 12% तो आता ही है, और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे जीडीपी का 20, 22, 24% आ जाता है डायरेक्ट टैक्स से, और बाकी जो है वो फिर इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो हम लोग वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कंट्री हैं वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा जो 16.5% का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो वन ऑफ द लोएस्ट है, और उसका भार पड़ता है आम आदमी पे, क्योंकि जो ज्यादातर टैक्स हमारा अप्रत्यक्ष कर से आता है। तो हालांकि ये बात ठीक है कि जो लोग कहते हैं कि देखो जो टेलीविजन है, एसी है, इस पे ज्यादा टैक्स होता है तो वो भार तो मिडिल क्लास पे पड़ता है, लेकिन जो आम आदमी है जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं है उसको भी देना पड़ रहा है। जो वेल ऑफ सेक्शन है वो कार पे दे रहा है या एसी पे दे रहा है, वो तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो अप्रत्यक्ष कर है वो फिर भी जो डायरेक्ट टैक्स के घेरे में नहीं है वही लोग दे रहे हैं। और अभी क्या हुआ है कि जब अभी हमारा जो जीएसटी है उसके चलते हुए पेट्रोलियम गुड्स को बाहर रखा गया है, अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग उसको बाहर रखा गया है, बिजली को बाहर रखा गया है, ऐसी चीजों को। तो यहाँ पे क्योंकि जब हमारा ये पैंडेमिक आया तो प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ, और जब प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ तो टैक्स कलेक्शन पे असर पड़ा, क्योंकि जो भी आप कमाते हैं वो प्रोडक्शन से आता है। जो आप अप्रत्यक्ष कर देते हैं तो कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30% गिर गया। तो उसको कवर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ा दिए, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया और जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया उस पर। तो हुआ क्या है कि जब दुनिया भर में तेल के, कच्चे तेल के दाम कम हो गए, लेकिन हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम गुड्स हैं उनके दाम बढ़ते चले गए। अब होता क्या है कि जब कोई बेसिक गुड, जैसे पेट्रोलियम गुड्स बेसिक गुड्स हैं, वो डीजल का इस्तेमाल आपके पंप में चलाने में होगा, कृषि में, वो आपके ट्रैक्टर चलाने में होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन में होगा, तो सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये जो मार पड़ रही है जो आम आदमी पे, एक तरफ उनकी नौकरी चली गई है, उनकी तनख्वाह कट गई है, और दूसरी तरफ उनका जो दाम बढ़ रहे हैं, जब मार्केट में जो उनका सामान खरीदते हैं, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उससे दाम बढ़ जाते हैं, और जितना दाम बढ़ता है तो उतनी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आने में और समय लगा देती है। जी, तो अरुण जी, इसमें एक पक्ष और है कि कारपोरेट पर जो टैक्स लगता था, जैसे 2001 में तकरीबन 40% के आसपास था, जो घटते घटते 22% हो गया। अभी जो इस सरकार ने 10% की छूट दी, रियायत कर दी एक तरह से कारपोरेट के लिए, तो वो जो रेवेन्यू वहां से आता था और उसका खर्च आम लोगों पर किया जा सकता था, वो भी एक सोर्स बन गई। तो एक जो बैलेंस होना चाहिए था, या दुनिया भर में ये मान्यता है कि जो दौलतमंद लोग हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए और बाकी तबकों को राहत दी जानी चाहिए। ये जो संतुलन है ये 2014 के बाद तेजी से बिगड़ा है। देखिए, ये बात सही है कि हम लोगों ने जब से नई आर्थिक नीतियां अपनाई हैं सन 91 से, तो डायरेक्ट टैक्सेस में कटौती की है। क्योंकि जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो नीतियां हैं ये सप्लाई साइड नीतियां हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो बिजनेस वाला है उसको इंसेंटिव कम है, तो हम जब उसका टैक्स काट देंगे तो इंसेंटिव होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा। ये सप्लाई साइड है। उधर दूसरी तरफ डिमांड साइड की समस्या है कि डिमांड अगर कम होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो हमारा जो ये संतुलन है, ये जो डिमांड साइड सप्लाई, इसमें बहुत ज्यादा हो गया नई आर्थिक नीति के चलते उस सप्लाई साइड पे। तो ये कहा गया कि जब हमारा इनकम टैक्स को काट दो, कॉर्पोरेशन टैक्स को काट दो, तो बराबर यानी कि 1991 से कटता चला जा रहा है। और ये IMF, वर्ल्ड बैंक की डिमांड करते हैं कि आपका इंसेंटिव सही नहीं है, आप इंसेंटिवाइज करिए बिजनेस को। और इसीलिए देखिए कि 1971 में जब मिसेस गांधी थी तो हमारा इनकम टैक्स जो हाईएस्ट रेट 97.5% होता था, वो गिरते 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 72 आया, 69 आया, फिर जब 50 आया, फिर 40 आया, फिर 30% हो गया। और उसमें भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेती हैं, और जब फायदा उठा के वो टैक्स कम पे करती हैं, छोटी कंपनियां वो ज्यादा पे करती हैं, तो वहां पे भी इक्विटी की एक समस्या है। और लेकिन ये माना जाता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है उनका आधार होता है एबिलिटी टू पे, मतलब मेरी कितनी क्षमता है जो टैक्स देने की। तो अगर मेरी ज्यादा क्षमता है तो मैं ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और कम क्षमता है तो कम टैक्स पे करना चाहिए। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें ये आधार नहीं होता है।
उसमें तो ये है कि जितना आपका कंजम्पशन होगा उतना आप टैक्स पे करेंगे। तो जो एबिलिटी टू पे आर्ग्यूमेंट है डायरेक्ट टैक्स के लिए, उसके चलते हुए इक्विटी आ जाती है कि मतलब जो जिसकी क्षमता ज्यादा है पे करने की वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, तो एक इक्विटी समाज में आएगी और रिसोर्सेज उससे गैदर होंगे, जो रिसोर्सेज फिर आप जो है आम आदमी के जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने में लगाएंगे। स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, सड़कों में है, तरह तरह से आप उनको फायदा पहुंचाएं। तो जब हमने काट दिया ये अपना जो डायरेक्ट टैक्स का रेट, तो जो जितना डायरेक्ट टैक्स आना चाहिए था उतना डायरेक्ट टैक्स आया नहीं। तो जैसे कि हमें शिक्षा पे 6% जो जीडीपी का खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन पे, हमने कभी 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। हमें स्वास्थ्य पे 3% खर्च करना चाहिए कम से कम पब्लिक हेल्थ पे, हमने कभी 1.3% से ज्यादा नहीं खर्च किया। तो हरदम रिसोर्सेज की कमी मानी जाती है, और रिसोर्सेज की कमी इसीलिए है क्योंकि हमने जो डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। और इधर अगर देखें तो असमानता इतनी बढ़ी है, अगर हमारा रेट वही रहता जो कि पहले था तो आज हमें कहीं ज्यादा टैक्स मिलता और हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बाकी सब चीजों पे भी और खर्च कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी नीतियां पिछले 30 साल से सप्लाई साइड पे हैं, और जब से मोदी राज आया तब से और ज्यादा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात चल रही है और ज्यादा और प्रो कॉर्पोरेट बात चल रही है, और खासकर पैंडेमिक में तो और भी ज्यादा आत्मनिर्भर भारत और भी ज्यादा वो सप्लाई साइड का पैकेज है। तो जो बैलेंस है अर्थव्यवस्था में वो बिगड़ गया है, और इसीलिए गरीब आदमी की परेशानी बढ़ गई है, और जो वेल ऑफ सेक्शन है वो जो उससे खुश है। लेकिन वो भी इतना खुश नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में जो मिलियनर्स की संख्या है जो देश से बाहर जा रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। $23,000 मिलियनर्स जो हैं वो देश छोड़ के बाहर जो चले गए हैं, और अभी भी जो पिछले साल 2 साल में देखें तो 6-7 हजार और लोग चले गए हैं। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो बाहर चला जा रहा है, और जो देशवासी हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार जो है वो अपने हाथ खींच ले रही है। वो कह रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम कैसे मतलब जो है खर्च करें। तो ये एक मतलब गलत नीति है हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह उसके चलते है। उसमें काले धन की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके चलते हुए टैक्स कलेक्शन और भी कम हो जाता है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि सरकार ने कारपोरेट्स का टैक्स कम कर दिया, डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया, और ये उम्मीद की कि वो उसको जो रियायत मिल रही, कंसेशन मिल रही है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पैसे आपने रियायत भी दी और उसका जो फायदा आपने सोचा था वो भी नहीं हो रहा है। तो ये दोहरे नुकसान सरकार की नीतियों की वजह से हुआ। देखिए ये इसीलिए मैंने कहा कि सप्लाई साइड जो है जब तक वो चलेगा तो आपकी यही नीति रहेगी कि हम जितना कंसेशन देंगे उतना फिर जो वो और इन्वेस्ट करेंगे। पर इन्वेस्ट तो तब करेंगे जब डिमांड होगी। जब आपने इतनी असमानता क्रिएट कर दी तो उससे डिमांड अपने आप कम हो रही है। नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से पिट रहा है क्योंकि जीएसटी भी आया, बाकी चीजें भी आई, और उसमें वो सब में वो पिट गए हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक आप डिमांड जनरेट नहीं करेंगे तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगी। तो सरकार ने जो बेनिफिट दिया कॉर्पोरेट्स को और बाकी को, तो उन्होंने वो अपना बचत कर लिया, उसको जो एक्सपेंडिचर नहीं किया, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब वो इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि हमें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ाना जरूरी है। सरकार ने यही सोचा था कि जीएसटी जब लागू किया, उनको लगा था कि जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था में और बढ़त होगी, लेकिन उल्टा हुआ। क्योंकि जीएसटी में आपने जो असंगठित क्षेत्र है उसको तो बाहर रखा। आपने 50 लाख तक कहा कि आपको जो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से 1.5 करोड़ वाले हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम में एक छोटा 1% टैक्स लगा के आपने कहा कि वो जो उससे हो जाएगा। उनको जो हर महीने फाइल भी नहीं करना रिटर्न, लेकिन क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो उनका कॉस्ट बढ़ गया, और क्योंकि वो जहां बेच रहे हैं उनको इनपुट क्रेडिट नहीं दे पा रहे तो उनका जो दाम बढ़ गया। जब दाम बढ़ गया तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो ये मैं बार बार कितने सालों से बोल रहा हूँ। मेरी किताब भी है जीएसटी जिसका नाम ग्राउंड स्कॉचिंग टैक्स, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये फेल कर जाएगा जीएसटी, क्योंकि भारत में 6 करोड़ जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो जीएसटी को झेल नहीं पाएंगे। वो कंप्यूटराइज नहीं कर पाएंगे, इनपुट क्रेडिट से डील नहीं कर पाएंगे, इनपुट क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। और वही हो रहा है कि डिमांड शिफ्ट कर गई है तो ये और पिट गए। जब वो पिट जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, चाहे आप कितना टैक्स कंसेशन दें। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि सरकार खर्चा बढ़ाए, टैक्स करे, खर्चा बढ़ाए, जो जरूरत की चीजें उन पे खर्चा बढ़ाए, आम आदमी की नौकरी पेशा जो है उस पे जो खर्चा बढ़ाए, रोजगार पैदा करे, तब जाके ये चीज सुधरेगी। इसीलिए मैंने कहा बैलेंस बिगड़ गया है। जो सप्लाई साइड पे सारा इतना एम्फेसिस है, हमें डिमांड साइड की तरफ सोचना चाहिए था। जी,
वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, आईएमएफ का प्रेशर है। आपने कहा कि कारपोरेट टैक्स को कम से कम रखा जाए, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, लेकिन मैं देख रहा था कि जापान में 31% है कारपोरेट टैक्स, अमेरिका में 21% है। लेकिन अमेरिका में, जैसा आपने कहा है, कि जो टैक्स देने वाले उनकी संख्या काफी ज्यादा है और वो काफी विकसित देश है, उससे हम अपनी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये दबाव में आकर आत्मघाती कदम उठाए जा रही है सरकार, और इसका, जैसा कि आपने कहा, कि नतीजे भी नकारात्मक, इसके बावजूद सरकार क्यों नहीं पॉलिसी चेंज करती? क्या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इतना दबाव है कि सरकार अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, या सरकार के सोच में खामी है? उस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो सप्लाई साइड पर ही पूरा ध्यान है, लेकिन इतने सारे नतीजे सामने आने के बावजूद क्या उनको ये सलाह नहीं दी जा रही है कि जो डिमांड साइड है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो नीति बनती है हमारे देश में, उसमें आम आदमी का कहीं ज्यादा जो है वो नहीं होता है इनपुट। वो इनपुट आता है बिजनेस कम्युनिटी से, वो इनपुट आता है विदेशों से। और इसीलिए कहा जाता है कि रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, कि वही लोग एडीबी में और वही लोग जो वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में होते हैं, और वही लोग एडवाइजर बन के इंडिया जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आरबीआई के गवर्नर हो गए, जो एडवाइजर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो सारे बाहर से। तो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी का मतलब कि उनकी सारी सोच एक ही है। जो वर्ल्ड बैंक की सोच है, जो आईएमएफ की है ना, जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर कहा जाता है कि वॉशिंगटन में सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी सोच एक है, एक कंसेंसस है, और वही कंसेंसस सारी दुनिया पे इस समय लागू हो रहा है। तो जो सारा का सारा जो ग्लोबल कैपिटल है, वो ग्लोबल कैपिटल आज डिक्टेट करता है कि क्या करना चाहिए। और उसके पीछे आपने देखा कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो उस समय ईस्ट यूरोप के जो देश थे, उनके पास कैपिटल नहीं था, तो उनको कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्सेस काटने चाहिए। तो उन्होंने जब टैक्स काटे तो सारे यूरोप की कंट्रियों को टैक्स काटने पड़े और बाकी देशों को भी टैक्स काटना पड़ा, नहीं तो कैपिटल वहां जा रहा था कि वहां पे तो टैक्स कम है। तो कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए और कैपिटल को रखने के लिए, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था तो हमारी खुल गई है, तो कैपिटल बड़ी तेजी से अंदर आता है, बाहर चला जाता है। तो इसको रेस टू द बॉटम कहते हैं। रेस टू द बॉटम मतलब कि आप एक दूसरे का टैक्स काटते रहें, जिससे कि कैपिटल आपके पास आए। तो कैपिटल हावी हो गया है। तो दुनिया के जो सारे आज इकोनॉमीज हैं, जो सारी खुल गए हैं, तो बड़ी तेजी से कैपिटल इधर से उधर रोज मूव करता है। तो उसके चलते हुए फिर हम लोगों ने भी अपना टैक्स काटा है बराबर 1991 के बाद। तो जब तक ये हमारी सॉवरेनिटी, हम उसको दोबारा नहीं रीगेन करते हैं सॉवरेनिटी को, तब तक हम अपनी तरह की पॉलिसीज नहीं चला सकते हैं। तो उनकी जो सोच है, उनकी समझ जो है बाहर वालों की, उसी के हिसाब से तो हमारे जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसकी आवाज कमजोर हो गई है इस सब में। अंतिम सवाल है, कोरोना काल में इस सारी जो आर्थिक नीतियां हैं, टैक्स नीति है बल्कि, उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ा है, किस तरह से पड़ा है, और आम आदमी किस तरह से भुगत रहा है? तो आज जो हमारी नीतियां हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सब सप्लाई साइड की हैं। उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस है उस पर इतना एम्फेसिस नहीं है जितना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है। तो हम जीएसटी को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि हमें जीएसटी कम कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कम करेंगे तो दाम कम होंगे, दाम कम होंगे तो आम आदमी को जो है बेनिफिट मिलेगा। पर हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये समस्या है। दूसरा ये है कि वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। जो अमीर हो रहे हैं वो भी एक डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। हमने वेल्थ टैक्स अपने देश में खत्म कर दिया है। अगर वेल्थ टैक्स होता तो जो बहुत सारे अमीर लोग हैं उनको इनकम टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो फिर अपनी इनकम नहीं छुपा सकते। आपके इमारत है, आपके और वेल्थ है, वो तो दिखती है। शेयर मार्केट में कितनी वेल्थ है, शेयर मार्केट से हमने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, रियल एस्टेट वगैरह से वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, तो उससे अमीर आदमी बच रहा है। तो वेल्थ टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। वेल्थ टैक्स के साथ एस्टेट ड्यूटी लगाना जरूरी है, कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका जो एस्टेट है वो जब ट्रांसफर होता है तो उससे इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी बनती है, तो एस्टेट ड्यूटी लगाना जरूरी है। और गिफ्ट टैक्स, तो वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स लगाएंगे तो ब्लैक इकोनॉमी भी कम होगी और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा और काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। और फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर सकते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे तो आम आदमी को उसका बेनिफिट मिलेगा। आज क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम बढ़ा रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उसका असर हो रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं और गरीब आदमी उससे परेशान है, क्योंकि उसकी एक तरफ तो आमदनी कम हो गई, नौकरी चली गई, और दूसरी तरफ उसके ऊपर ये भार पड़ रहा है। तो हमारा जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है
वो सही नहीं है, उसको हमें रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब बात हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड ले आएंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड में हम करेंगे, लेकिन मेरा मानना है जब तक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स चलेगी तो डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाने से कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होने वाली है। हमारा एक फिलॉसफी में जो हमारी जो फिलॉसफी है टैक्सेशन की, उसी को बदलना पड़ेगा और तभी होगा। और ये लास्ट में मैं कह दूं कि अभी अमेरिका में और बाकी देश हैं, उन्होंने कहा कि रेस टू द बॉटम जो हो रहा है उससे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो अभी G7 ने एग्रीमेंट किया है 2 दिन पहले कि अब हम मिनिमम 15% टैक्स लगाएंगे, है ना। येलेन जो है, जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो 21% और 28% की बात कही थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल का बहुत दबाव है तो इसलिए 21% को छोड़ के अब 15% की बात चल रही है। दूसरी बात जो चल रही है कि टैक्स हेवन बहुत सारे हैं। टैक्स हेवन वो होते हैं जहां पे टैक्स रेट कम होता है और सीक्रेसी होती है। तो टैक्स हेवन के जरिए लोग पैसा निकाल लेते हैं बाहर। जो कैपिटल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हम वो टैक्सेशन नहीं बढ़ा पाते, डायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स हेवन है। 90 टैक्स हेवन है दुनिया में, और पैसा जब निकलता है तो लेयरिंग के जरिए निकलता है, तो पता नहीं लगता वो कहाँ चला गया, कैसे निकल गया। तो वो टैक्स हेवन पे भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो ये जो सारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है दुनिया का, ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बदलेगा तो हम ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे, या फिर हमको अपनी नीतियां अपने ढंग से चलानी पड़ेंगी और फॉरेन कैपिटल और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कम सोचनी पड़ेगी। अभी तो सारा एम्फेसिस होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाए, और कहा जाता है कि वो अगर नहीं आएगा तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो मेरा मानना है रिसोर्सेज, साधनों की कमी नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो ब्लैक इनकम जनरेट कर रहे हैं उनके पास साधन है, और वो साधन हमारे डेवलपमेंट में नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि देश के पास साधन नहीं है, साधन है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें सारा का सारा काले धन की अर्थव्यवस्था, टैक्सेशन, ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, इन सब को जब डील करेंगे तब हम जो सही टैक्सेशन की नीति अपना पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार का रवैया, सोच, दृष्टि जिस तरह का है, उसमें इतने बड़े-बड़े फैसले करने की समझ भी नहीं है और साहस भी नहीं है, और जो विश्व बैंक और इन सब का दबाव है, उसके चलते भी शायद वो ये फैसले नहीं लेगी। और इसका पूरा रुझान, पूरी बनावट भी कारपोरेट परस्त है, तो वो उससे उम्मीद भी हम शायद नहीं कर सकते जब तक कि कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज ना हो देश में। तब तक इस तरह के बदलाव की संभावना भी तभी दिखती है। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल 8वीं कड़ी में, हम बात करेंगे कि इस सरकार ने कोरोना काल में जो राहत पैकेज अनाउंस किया है, या जो राहत के उपाय किए हैं, वो क्या हैं, उनमें कितनी राहत है और कितना मायाजाल है, उस पर बात करेंगे कल हम। प्रोफेसर अरुण कुमार जी भी हमारे साथ होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।